हेलो गाइस। ये फिल्म की जो कहानी है वह है 17 साल की लड़की सिया की, जो उत्तर प्रदेश के देवगंज गांव में रहती है। उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके परिवार में उसके पापा शेखर, उसकी मम्मी सुधा और छोटा भाई सूरज और उसकी दादी है। कहानी की शुरुआत में हम सिया को देखते हैं, जो अपने भाई को सोते वक्त कहानी सुना रही थी। सुबह होते ही उसकी माँ सुधा उसको कहती है जाकर गेहूं पिसवाने के लिए। वह अपने साथ साथ अपने भाई को भी स्कूल ले जाती है, स्कूल छोड़ने के लिए। अपने भाई को स्कूल छोड़ने के बाद वह जब गेहूं पिसवाने के लिए जा रही थी तो उसके साइकिल का चेन उतर जाता है। वह अपने साइकिल को ठीक कर ही रही थी, तभी उसके पीछे 3 लड़के पड़ जाते हैं और उनमें से एक है विधायक अरुण उदय का भाई। मोटरसाइकिल से वे तीनों सिया का पीछा करने लगते हैं। सिया ये देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी बीच रास्ते में महेंद्र नाम का एक लड़का आ जाता है और वह उन तीनों को रोक लेता है। सिया वहां से चली जाती है, इस बात से अनजान कि उसका गेहूं गिर रहा है। महेंद्र के पूछने पर कि आखिर वे कर क्या रहे थे, वे तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं। विधायक अरुण उदय का भाई, जिसका नाम बच्चन है, जो सिया के पीछे पड़ा हुआ था, उसे उसके चाचा मिलने के लिए आते हैं। घर के उस फिर उस घर से एक औरत निकलती है जो विधायक की पार्टी में काम करती है। औरत जाकर सिया की मां सुधा से कहती है कि विधायक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिया की नौकरी लग जाए, लेकिन सुधा नहीं चाहती कि उसकी बेटी नौकरी करे, क्योंकि उसकी बेटी की तो अब शादी की उम्र हो चुकी है। वह नौकरी करके क्या करेगी। सुधा अपने घर आती है और अपनी बेटी को डांट लगाती है क्योंकि वह गेहूं पिसवा कर नहीं आई, ऊपर से सारा गेहूं गिराई। सिया की हालत देखकर वह औरत पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर सिया चिल्लाकर कहती है आप मेरे घर से निकल जाइए, आप यहाँ क्यों आई हैं। सिया अपनी ज़िंदगी से थक चुकी है क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि वह जल्दी से शादी कर ले। सिया को यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वह एक दिन महेंद्र के पास जाती है, जो सिया के चाचा जगदीश के दोस्त हैं, और वो उन्हें मामा कहती है। वह अपने महेंद्र मामा से कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और टिकट कटवा दीजिए। महेंद्र उसे समझाते हैं कि दिल्ली में तुम जाकर करोगी क्या, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। महेंद्र, जो दिल्ली में लॉयर है, सिया को समझाते हैं कि तुम्हारा गांव में रहना सही है, बस सावधान रहो यहाँ के लड़कों से। अब सिया का घर जाने का मन नहीं होता, इसलिए वह नदी के पास बैठकर टाइम पास करती है। फिर जैसे ही वहां से लौटती है तो विधायक के भाई की नज़र उस पर पड़ जाती है। बच्चन और उसके दोस्त सिया को ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए सिया को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं। सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन सिया घर नहीं आई। महेंद्र सिया के घर पर होता है और उसके मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान हैं। महेंद्र कहता है कि उन्हें पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए, लेकिन सिया की माँ सुधा कहती है रुकने के लिए। अब रात भी गुजर जाती है। अगले दिन महेंद्र और सिया के मम्मी पापा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं और महेंद्र इंस्पेक्टर पांडे से कहता है कल रात से उसकी बेटी सिया नहीं मिल रही। इंस्पेक्टर पूछता है कि लड़की किसकी गायब हुई, जिस पर महेंद्र कहता है कि शेखर जी की लड़की गायब हो गई है। पांडे महेंद्र से कहता है कि फिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। सुधा बताती है कि महेंद्र मेरे देवर का दोस्त है और महेंद्र हमारे लिए परिवार जैसा ही है और वह दिल्ली में वकालत करते हैं। वह इंस्पेक्टर पांडे सिया की मम्मी पापा की बात सुनते हैं और उन्हें कहते हैं कि रिपोर्ट लिखाने की क्या ज़रूरत है, बेकार में ही आप लोगों की बदनामी होगी, क्योंकि सभी को पता चल जाएगी कि आपकी लड़की गुम हो गई है। मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, आप लोग अपने घर चले जाइए। महेंद्र कहता है कि आप प्लीज़ रिपोर्ट लिख लेते तो अच्छा होता, जिस पर पांडे कहता है कि अरे भाई अब यहाँ से जाओ। वैसे ही एक दिन गुजर जाता है। सिया अभी तक घर नहीं लौटी। पुलिस बहाना मारती है कि वे काम कर रहे हैं। महेंद्र पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहता है, इस उम्मीद में कि पुलिस से कोई खबर मिल जाएगी। और उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर से उसकी चप्पल चोरी हो जाती है। उस रात महेश सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है कि उसके गांव देवगंज से एक नाबालिग लड़की गायब हो गई है। और अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट देखकर एक रिपोर्टर उसके घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि स्टोरी में दम है और ये न्यूज़ अपने पेपर में छाप सकता हूँ। अब अगले दिन गांव के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छप जाती है और विधायक अरुणोदय अपने पार्टी में काम करने वाले अनिल को ये खबर दिखाता है और पूछता है कि तुम्हारे होते हुए ये खबर न्यूज़पेपर में कैसे छपी। अरुणोदय कहता है कि वह दिन भर मेहनत कर रहा है अपने पार्टी की छवि को सुधारने के लिए, सामने इलेक्शन भी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो वह विधायक भी नहीं रहेगा। विधायक अरुणोदय इंस्पेक्टर इंचार्ज से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि जिसके भी वजह से सिया गायब हुई है उसे जल्दी पकड़ने के लिए। शाम होते होते पुलिस ढूंढते हुए गांव के बाहर एक वीरान जगह में एक पुराने घर में जाते हैं, जहां उन्हें 3 लड़के मिलते हैं और उनमें से एक विधायक का भाई भी होता है। उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें उस घर में सिया भी मिल जाती है, वे भी बहुत बुरी हालत में।
तीनों लड़कों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और 2 फीमेल ऑफिसर सिया को अंदर लेकर आती हैं। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर ज़बरदस्ती सिया के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि उन तीनों लड़कों ने सिया का रेप किया है। इसलिए उसे तुरंत पुलिस स्टेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है, पर उसे नहला दिया जाता है और सुबह होते ही उसे मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस सिया को लेकर कोर्ट पहुंचती है, जहां परिवार वालों को सिया से मिलने भी नहीं दिया जाता। जज सिया की हालत देखकर पुलिस से पूछती है कि लगता है इस लड़की को नहला दिया गया है, और जब लड़की रात में ही मिल गई थी तो कल रात ही मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुआ, जिस पर पांडे और पुलिस बहाने बनाने लगते हैं, जो जज भी समझती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिया 6 दिन से लापता थी। उसे कटघरे पर बैठाया जाता है उसका बयान लेने के लिए। जज उसकी हालत देखकर उसे कहती है कोई उसे पानी पिलाओ। पानी पीने के लिए सिया अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंख पूरी तरह से सूजी हुई है। ये देखकर जज पूछती है तुम आज बयान दे तो पाओगी। इसके बाद सिया बताने लगती है कि बच्चन सिंह और दीपक तिवारी ने मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसे पकड़कर गाड़ी में वहाँ से ले जाते हैं और गाड़ी में ही उसके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। उसे बहुत मारा जाता है, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, जिसके बाद सिया को याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। जब सिया को होश आया तो वह खुद को बेड़ियों में बंधा पाती है और वो दर्द में चीखने लगती है। 3 दिन से सिया को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। तो वहीं हम घर के बाहर 5 लड़कों को देखते हैं जो आराम से खाना बनाकर खा रहे थे, और रोज़ 5 लड़के सिया के साथ ज़बरदस्ती करते तो उसे जान से मारने की धमकी देते थे। और जिस रूम में सिया को बांध के रखा गया था उसी रूम में लड़के आकर पेशाब भी करते थे, और कमरे से गंदा बदबू आने के कारण एक लड़का अगले दिन कमरे को धो देता है। सिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये सब कुछ बताने के बाद सिया जज से भीख मांगती है कि मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। फिर बाहर आकर अपने मम्मी पापा से मिलकर रोती है और घर आकर अपने भाई और दादी से मिलती है। फिर आखिर में वह घर का अच्छा खाना भी खाती है। अब रात के समय सिया अपने छोटे भाई को कहानी पढ़कर सुना रही थी। वह अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करती है, लेकिन अब शायद उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। एक रात वह अपने मम्मी पापा से कहती है कि वह दिल्ली जाना चाहती है अपनी आंटी के पास। अगले दिन सिया के पापा सिया को लेकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में अपने भाई के साथ बिताए गए वक्त को याद करती है जब वह सूरत को साइकिल चलाना सिखा रही थी। आखिर में सिया अपने चाचा चाची के घर पहुंच जाती है। सिया की चाची उसके लिए एक नया ड्रेस लेकर आई है। अपनी चाची के घर में वह खुश रहने की कोशिश करती है और एक दिन महेंद्र सिया से पूछता है कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो। वह कहती है क्लास 6 तक। महेंद्र सिया से पूछता है कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती। सिया महेंद्र के वकालत की किताबों को देखने लगती है और सोचती है क्या वह कभी ऐसी किताबें पढ़ पाएगी। फिर हम देखते हैं कि वह अपनी चचेरी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, घर में खाना बनाती है। तो वहीं हम देवगंज गाँव में देखते हैं कि उन सभी लड़कों को बेल मिल जाती है। ये खबर सुनकर महेंद्र तो आग बबूला हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल कैसे मिल सकती है। लड़की माइनर थी, उन सभी के ऊपर तो पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था। महेंद्र केस को आगे बढ़ाना तो चाहता है, लेकिन सिया के चाचा और पापा नहीं चाहते हैं कि वह इस केस को आगे बढ़ाए। सिया को इस बारे में पता चलता है तो वह भी ये जानकर उदास हो जाती है कि सारे दोस्त ही आज़ाद हो गए हैं। और उसी रात जब वो सो रही थी तो सब याद करने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वह बहुत डरने लगती है। अगली सुबह सिया के चाचा को विधायक अरुण उदय का फ़ोन आता है, जो सिया के चाचा से बात करते हैं। पहले तो वे मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं कि सिया तो मेरी बेटी जैसी है। बहुत बुरा लगा उसके साथ जो कुछ भी हुआ। यह सुनकर विधायक की बात सुनकर तो सिया का खून खौल रहा होता है। सिया के पापा और महेंद्र भी विधायक की बातें सुनते हैं और वो कहता है उन लड़कों से जो हो गया सो हो गया, वे तो मेरे परिवार जैसे ही हैं और ये सब बात को जाने दो और सिया की शादी के बारे में सोचो। जो खर्चा होगा वह मैं उठा लूँगा, बात आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और विधायक ये चाहता है कि जिसने सिया का रेप किया था वह बच्चन सिंह, उसी से सिया की शादी कर देनी चाहिए। सुनकर सिया बहुत रोने लगती है, बहुत घबराने लगती है, लेकिन उसकी चाची उसे संभालती हैं और कहती हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी। अगले दिन सिया के चाचा कह रहे होते हैं कि उसके पास कोई और चारा भी है तो नहीं है, सिया से शादी करेगा भी तो कौन। अगर वह बच्चन से शादी कर लेती है तो सबका मुँह बंद हो जाएगा। सिया की चाची अपने पति को समझाती हैं कि ऐसा वह कभी नहीं होने देगी और सिया किचन से उनकी बातें सुन रही
रही थी। इसके बाद वह जाती है महेंद्र के पास और गुस्से से पूछती है कि आखिर वे सभी लड़के छूट कैसे गए हैं। वह आगे कहती है कि मुझे लड़ना है, मैं बाकी लोगों की तरह चुप नहीं रहूंगी। महेंद्र उसे समझा देता है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्या तुम अपने पापा और चाचा की तरह पीछे तो नहीं हटोगी। वह कहती है मैं नहीं हटूंगी, मैं लड़ूंगी। महेंद्र उसे कागज देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है डिटेल में मुझे लिख कर दो। इसके बाद महेंद्र और उसके पापा देवगन जाने के लिए निकलते हैं और बस के बैक सीट पर महेंद्र कागज को पढ़ता है जो सिया ने लिखा है। इसके बाद महेंद्र और सिया कोर्ट जाते हैं और केस फाइल करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स का काम है वे पूरा करते हैं। फिर उसी दिन विधायक के गुंडे, जिनमें अनिल भी शामिल था, वे सभी आकर सिया के पापा शेखर को उठाकर ले जाते हैं और पेड़ से बांधकर बहुत मारते हैं और मार मार कर अधमरा कर देते हैं। फिर वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसके बाद कुछ कागजात पर उनके थंब प्रिंट ले लिए जाते हैं। और फिर हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि सिया के पापा को अस्पताल लाया गया है और एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सिया के पापा अरुण उदय और उसके छोटे भाई अनिल का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत मारा। उसी रात सिया, उसकी मम्मी, चाचा और चाची और महेंद्र हॉस्पिटल जा रहे होते हैं शेखर से मिलने के लिए, लेकिन उन सभी को एक वीरान जगह पर लाया जाता है और वह वहां पर देखते हैं कि सिया के पापा शेखर मर चुके हैं और उनकी चिता जल रही है। ये देखकर पूरा परिवार रोने लगता है और महेंद्र वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि अवैध तरीके से बॉडी को जला दिया गया है और पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। अब ऐसे ही इस रेप केस को सारे न्यूज़ चैनल कवर कर रहे थे। इस वजह से कल रात सिया के पापा के डेड बॉडी को जला दिया गया। यह वीडियो भी वायरल हो जाता है और विधायक भी इस वीडियो को देखता है और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखता है जहां रिपोर्टर इसी वीडियो के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि इन सब में आपके छोटे भाई बच्चन का हाथ है। लेकिन विधायक कहता है कि यह सब सिर्फ अफवाह है और जो कुछ भी हुआ है उसमें विधायक का कुछ लेना देना नहीं है। एक रिपोर्टर को अभी अभी पता चलता है कि यह पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया गया है। यह सुनकर तो विधायक के चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। अब अगले दिन राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई की टीम देवगंज पहुंचती है और वह सिया से बहुत सारे सवाल करते हैं। वह सिया से पूछते हैं कि तुमने एक रिपोर्ट में बच्चन का नाम लिया है तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में तुमने अरुण उदय का नाम लिया है, आखिर तुम इल्ज़ाम किस पर लगाना चाहती हो। यह सुनकर सिया वहां से उठकर चली जाती है और अपनी माँ से गले लगकर रोने लगती है। इस बार सिया की माँ भी अंदर आकर बैठी हुई थी तो सिया बताती है 4 फरवरी रात 9 बजे अरुण उदय नौकरी के बहाने से सिया को अपने घर बुलाते हैं और उसके साथ एक कमरे में ज़बरदस्ती करते हैं। इसलिए जब विधायक की पार्टी के काम करने वाली औरत उनके घर आई थी तो सिया उस पर चिल्लाती है। सिया उसके ऊपर चिल्लाती है, बदतमीजी से बात करती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन सिया को बच्चन और तिवारी उठाकर ले जाते हैं। 5 लड़के उसका रेप करते हैं। फिर आखिर में पुलिस सिया को ढूंढ लेती है और वही फीमेल ऑफिसर सिया को समझाने लगती है कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, विधायक का नाम सामने नहीं आना चाहिए। अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचना, उन्हें कितनी परेशानी होगी, इसलिए सोच समझकर बयान देना। लेकिन कोर्ट में बयान देने के समय सिया सब कुछ खुलकर कह देती है और इसी वजह से उसके पिता को मार दिया गया था। सच्चाई सुनकर तो सीबीआई ऑफिसर भी दंग रह जाते हैं और वे कहते हैं कि वे कल सीन को रिक्रिएट करवाएंगे। वह महेंद्र से कहते हैं जब तुम रिपोर्ट करवाने के लिए गए थे तो अच्छे से करवाना चाहिए था ना, तुम तो लॉयर हो। जिस पर महेंद्र कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने रिपोर्ट फाइल किया ही नहीं। उसके बाद कर्म क्रिया हो जाने के बाद सिया के चाचा पापा की राख को पानी में बहा देते हैं। तभी वहां पर गन फायरिंग होने लगती है और किसी तरह महेंद्र, सिया और सूरज छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं और जब सब शांत हो जाता है तो वहां से वे निकल आते हैं। अगले दिन महेंद्र अपनी माँ को कहता है कुछ दिन के लिए तुम अपने भाई के घर में चली जाओ क्योंकि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। उस दिन बच्चन को अरेस्ट कर लिया जाता है और रात में अरुण उदय महेंद्र को धमकी देता है कि जो शेखर के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी वही होगा। अब अगले दिन पुलिस सिया के चाचा को भी अरेस्ट करके ले जाती है और इधर सीबीआई को उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिसके बाद वह उसको बताता है कि अरुण उदय मुझे मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद सीबीआई अरुण उदय को पुलिस स्टेशन बुलाती है जहां पर उसके समर्थक बाहर हंगामा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें शांत कराकर अंदर अपना बयान देने चला जाता है, जिसके बाद अपना बयान दे देता है। फिर सीबीआई उसको एक पेपर दिखाते हैं जिनमें उनको परमिशन होती है कि वो 14 दिन तक अरुण उदय को अपने कस्टडी में ले सकते हैं और ये सुनकर तो उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर सिर्फ अरुण उदय का
वकील ही बाहर आता है, जिसे देखकर समर्थक और भड़क जाते हैं और इसका खामियाजा महेंद्र को भुगतना पड़ता है, जहां पर उसका घर जला दिया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत रो रहा होता है और वहां पर वह सिया होती है उसको सहारा देने के लिए। इसके बाद महेंद्र हार नहीं मानता, वे सिया को हौसला देता है और फिर सीबीआई के सामने दोबारा से सीन रिक्रिएट किया जाता है, जहाँ पर सिया उन्हें वो हर चीज़ हर जगह दिखा रही होती है जहाँ पर उसके साथ बदतमीज़ी हुई थी। उन्हें रूम भी दिखाती है जहाँ पर विधायक ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वहाँ पर सीबीआई चेक करती है और उसके बाद उन लोगों को कोर्ट बुलाया जाता है। अगले दिन वे सब लोग कोर्ट जा रहे होते हैं। यहाँ पर सिया की चाची काफ़ी डरी हुई होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं सिया के पापा की तरह उनके हस्बैंड को भी ना मार दिया जाए। तभी एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिस वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। फिर रात को पुलिस आकर चेक करती है तो गाड़ी के अंदर से उन्हें सिर्फ सिया ही जिंदा दिखाई देती है और गाड़ी के अंदर पूरा खून खून भरा हुआ होता है। महेंद्र, सिया की चाची और मम्मी दोनों मर चुकी होती हैं और सिया को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़ में पता लगता है कि सिया कोमा में जा चुकी है और काफ़ी दिन हो गए हैं, पर सिया कोमा से बाहर नहीं आई है और उसका भाई उसके पास बैठा रहता है। सिया की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। तभी कुछ दिन बाद हमें दिखाई देता है कि सिया ने अपना पैर हिलाया, इसका मतलब कि वह कोमा से बाहर आ चुकी है और अब वे दोबारा से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा महेंद्र जो होता है वो उसके साथ नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, आप लोगों को हमारी मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।